अद्भुत मनुष्य अपने जन्म के साथ होता है, लेकिन हम अपने को पहचान नहीं पाते हैं। ये बात थोड़ी सी आध्यात्मिक या दार्शनिक लग सकती है, लेकिन कई बार पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद और इस संसार से विदा होने के बाद भी हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे भीतर अद्भुत क्या है। अक्षत बलदवा की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया रैंकिंग जो यूपीएससी की है उसमें, जैसा आपने बताया, 173वीं रैंक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से ये अद्भुत हैं कि ये दिव्यांग हैं, विशेषकर नेत्र की अगर हम बात करें, आँखों की बात करें। यानी अक्षत देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये कहना भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ से वंचित होते हैं या वो चीज़ हमें उससे डिप्राइव्ड कुदरत ही कर देती है कई बार, तो हमें एक अंतर्दृष्टि भी देती है, भीतर की एक आंखें भी हमें देती है। और अक्षत के साथ यकीनी तौर पर यही हुआ। मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सब के साथ कुछ ना कुछ चुनौती ज़रूर रहती है। मेरे साथ भी एक चुनौती रही, लेकिन मैंने तय किया कि मूव ऑन, आगे बढ़ना है, इसमें उलझ कर नहीं रह जाना है। माता पिता का बहुत अद्भुत योगदान रहा अद्भुत अक्षत को बनाने में। तो चलिए सीधे चलते हैं अक्षत जी की तरफ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षत जी, बहुत स्वागत और बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अक्षत जी, इस समय लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं और वो सब जी उत्सुक हैं आपकी संघर्ष यात्रा को जानने के लिए, जिसमें आपके पेरेंट्स की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। सबसे जी पहले तो बचपन से, जैसे एक बीमारी पता चली 1.5 महीने के थे जब आप बहुत छोटे, कि रेटिनोब्लास्टोमा है और देख नहीं सकते हैं। उसके बाद जब आपने होश संभाला तो किस तरह की परिस्थितियां पाई? अपनी संघर्ष यात्रा के बारे में हमें बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर, मेरे घर वालों ने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मुझे कोई दिक्कत है। हम्म। तो मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मुझे कोई डिसेबिलिटी या कोई दिक्कत है। वाह। तो मैंने नॉर्मली स्कूलिंग की अपनी। हम्म। स्कूलिंग हालांकि मेरी हिंदी मीडियम से हुई, क्योंकि 5th तक तो मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा था। हम्म। 6th के बाद से मुझे जो बड़े ठीक ठाक स्कूल्स होते थे उन्होंने लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो कहते हैं कि हमको नहीं आता डिसेबल्स को कैसे पढ़ाते हैं। हम्म। तो मैं ऐसे लोकल हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़ा। हम्म। 11वीं 12वीं मैंने सरकारी स्कूल से की अपनी। हम्म। जी। और उसके बाद मैंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट दिया, क्लैट। हम्म। उसके थ्रू मुझे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर में एडमिशन मिला। हम्म। वहाँ से मैंने अपना BLLB ऑनर्स किया, और अभी मैंने UPSC CSE का पहला ही अटेम्प्ट दिया है, हम्म। और मेरा रैंक आया है 173। वाह वाह वाह, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि माता पिता ने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया। ये आसान नहीं होता। माता पिता को जब ये पता चला कि आप देख नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपने भाव को अपने मन में रखा, और ये उन तमाम पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि आप अपने बच्चे को आगे ले जाना चाहते हैं, उसके मनोबल को मजबूत रखना चाहते हैं। तो आप किस तरह के साथ, कैसे याद करते हैं आप अपने इनिशियल डेज़ को, जब कई बार आपको लगता होगा कि सिस्टम में ब्रेल लिपि की अगर हम बात करें, या जो दिव्यांग नेत्रों से हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, जैसा आपने खुद कहा कि जो अच्छे स्कूल्स थे वहाँ ये सुविधा ही नहीं थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था कि वो दिव्यांग नेत्र की दृष्टि से एक स्टूडेंट को पढ़ा सकें। कितनी चुनौतियाँ रहीं इसमें? मुश्किलें होती थी, जैसे कि 10th क्लास की बात है, जब मुझे एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल टैलेंट सर्च, हम्म। NTSC एग्ज़ाम होता है। हम्म। तो NTSC एग्ज़ाम होता है जब, जिसमें कोचिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे किसी कोचिंग वालों ने भी लेने से मना कर दिया था, कहते कि हम तो नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, हम्म। वी आर वेरी सॉरी। हम्म। तो ऐसा बहुत बार होता था कि हम्म। आपको एक्सेप्ट करने से लोग मना कर देते हैं। हम्म। बट ठीक है, आप, अब उन्होंने मना कर दिया है तो अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं। हम्म। तो मेरा सिंपल है कि ठीक है, वो नहीं करवा रहे तो अपन को हम्म। दूसरा तरीका निकालते हैं। और हम्म। मैं समझता हूँ पूरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेंगी, हम्म। तो हमें तरीके निकालने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में भी अगर मैं जाऊँगा, मुझे सर्विस मिली है सिविल सर्विसेज में, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी जो शायद उतनी आसान ना हो, एक्सेसिबल ना हो, और बहुत सारे लोग होंगे जो शायद अच्छे से ट्रीट ना करें, पब्लिक में भी या कहीं और भी। तो हमें वे आउट निकालना ही पड़ेगा उसका।
बहुत ज़बरदस्त बात आप कर रहे हैं। यही एक फाइटर की एबिलिटी है, एक संघर्षशील व्यक्ति की। और ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष सिर्फ आपका है, ये संघर्ष हम सब का है, लेकिन जी आपने तो इस संघर्ष पर जीत हासिल की है। 10वीं क्लास में थे आप तब आपने लगभग ये तय कर लिया था कि मुझे तो यूपीएससी में ही अटेम्प्ट करना है, और जैसा जी आमतौर पर होता है कि आपने ये तय किया कि मैं यूपीएससी से नीचे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दूंगा। ये ठीक है सर, इज इट जी ट्रू? जी 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 करेक्ट। तो इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? कहाँ से एकदम से ये विचार मन में आया? मम्मी पापा ने दिया, किसी दोस्त ने दिया, या खुद ही मन में ये बात आई? सर अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि जो हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी है, हम्म। विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है, वो लोग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, हम्म। इस वजह से वो अधिकांशतः ग्रुप डी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें स्टक हो जाते हैं। जैसे क्लर्क हो गया, या फिर पीओन का एग्जाम हो गया, या रेलवेज के बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, हम्म। जिसमें ग्रुप डी की पोस्ट होती है, उसमें स्टक हो जाते हैं। तो मेरा यही मोटिव था कि मुझे जो क्राउड है उसका पार्ट नहीं बनना है। और हम्म। मुझे और क्योंकि मुझे क्राउड का पार्ट नहीं बनना है, तो ऐसा तो नहीं कि ग्रुप डी का सब दे रहे, चलो मैं थोड़ा बेटर करके ग्रुप सी का दे देता हूँ। हम्म। मुझे वैसे नहीं करना हम्म। था। मैंने सोचा कि ठीक है, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम कौन सी है इस कंट्री में? हम्म। दैट वाज द यूपीएससी। मैं बोला हम्म। कि ठीक है, मैं यही करूंगा, मतलब जो सबसे ऊपर है मैं वहां पे जाके दिखाऊंगा, और जिससे मेरी कम्युनिटी को भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ, मतलब वी ऑल्सो कैन डू इट। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, क्या बात कही आपने। बिल्कुल सही है सर, और आपने करके दिखा दिया ये। फिर आपका एडमिशन क्लैट से होता है, देश के एक लीडिंग लॉ इंस्टीट्यूट में, बेंगलुरु। बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत बड़ा संस्थान है। वहाँ आप जाते हैं, लॉ की पढ़ाई करते हैं, और इसके दौरान ये सपना बराबर आपके मन में चलता रहता है कि नहीं, आगे जाना है, और भले ही लॉ कर रहा हूँ मैं, लेकिन जाना तो यूपीएससी में ही है। जी जी। जी, इसके तो बारे में सर लॉ बताइए कुछ। हाँ जी। जी सर, लॉ स्कूल में जाना एक मेरा बैकअप प्लान था। हम्म। कि यूपीएससी में आप भी जानते हैं कि फेलियर इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, मतलब आप अधिकांश बच्चे बिल्कुल। फेल ही होंगे इस एग्जाम को देते हुए, हम्म। क्योंकि 600 में से एक बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। हम्म। तो मैं कभी भी श्योर नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा, कोई भी श्योर नहीं हो सकता है। हम्म। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान होना चाहिए। हम्म। और क्योंकि नेशनल लॉ स्कूल इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ से अगर मैं ग्रेजुएट हुआ तो मुझे कुछ तो मिलेगा, मतलब हम्म। कहीं तो मैं नौकरी अगर मांगने जाऊंगा तो मुझे कोई तो नौकरी देगा। हम्म। चाहे वो लॉ फर्म हो, या फिर रिसर्च रिसर्च सेंटर्स हो, हम्म। या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, कहीं भी। तो मैंने शुरू के 3-4 साल लॉ स्कूल को एक्सप्लोर किया, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इंटर्नशिप्स की बहुत सारी। उसके बाद फिर अपने 5th ईयर में, जब लास्ट ईयर था लॉ स्कूल का, तब यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। हम्म। 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 बहुत बढ़िया। पेरेंट्स का आपने काफ़ी जिक्र किया कि उन्होंने कभी एहसास ही नहीं होने दिया। इसमें दोनों की भूमिका इक्वली इम्पॉर्टेंट थी, आपके मदर फादर बिल्कुल दोनों की? बिल्कुल। जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। किस तरह से वो दोनों की इक्वल मोटिवेट करते थे मतलब। आपको? कुछ थोड़ा सा ज़रा बताइए, क्योंकि ये कई पेरेंट्स के लिए एक मिसाल भी बन सकता है। जी। सर मोटिवेट करने की जरूरत तो तब पड़ेगी जब कोई दिक्कत हो गई आपके साथ। मेरे हम्म। पेरेंट्स को कभी लगा ही नहीं कोई दिक्कत है। वाह तो वाह मोटिवेशन का वाह। सवाल ही नहीं उठता। जी 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 जी। कमाल है, कमाल है। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में आप रहे हैं। इंदौर से हैं ना अक्षत आप? जी 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 तो इंदौर में तो वैसे भी बड़ी परंपरा है, सघन परंपरा है मिलने जुलने की, आने जाने की। कुछ आपके ऐसे कुछ जी। दोस्तों को भी याद करते हैं जिन्होंने बड़ा मोटिवेट किया हो आपको, बहुत आपका साथ दिया हो? ऐसे कुछ दोस्त याद आते हैं, या ये जर्नी दोस्ती की भी सिर्फ माता पिता तक ही सीमित रही? नहीं सर, दोस्त रहे हैं। जैसे आ, मेरे दोस्त हैं, जैसे मेरे क्लैट के टाइम पे मेरे दोस्त थे। हम्म। एक प्रखर राठौर, एक सौम्या राय। तो हम्म। ये लोग क्लैट के टाइम पे मेरी जर्नी में बहुत सहायक करे। इन लोगों ने मेरे मॉक टेस्ट लिखे वाह। एग्जाम के पहले, और मेरे को इमोशनल सपोर्ट दिया। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो प्रीति यादव नाम की मेरी एक दोस्त बनी, हम्म। जिसने मेरा प्रीलिम्स का पेपर भी लिखा वाह। एज माई स्क्राइब। हम्म। और फिर एक श्रेया नाम की लड़की, जिसने मेरा मेंस का एग्जाम लिखा पूरा। हम्म। हितेश एक है, जिन्होंने मेरा हिंदी का पेपर लिखा मेंस एग्जाम में। तो मतलब काफी लोग हैं जिन्होंने, दोस्त दोस्त भी रहे हैं जिन्होंने बहुत इमोशनल सपोर्ट भी दिया, हम्म। और पढ़ाई में भी सपोर्ट किया। अब हम आपकी उस जर्नी पर आते हैं जो दुनिया की ही नहीं, भारत की। तो बेहिचक दुनिया के बारे में क्या टिप्पणी करूं मैं, लेकिन भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, नाम है
यूपीएससी। यूपीएससी जी का प्रीलिम्स की लड़ाई जब आपने शुरू की तो किस तरह की तैयारी की आपने, और उसमें किसने किसने और कैसे कैसे मदद की? क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूँ कि ब्रेल लिपि में कितनी पुस्तकें, करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, या आपको सुनना ही पड़ता था, यही एक चीज़ थी। हालांकि अब चैट जीपीटी वगैरह हैं, इन्होंने काफ़ी मदद की जी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। जी जी। जी जी। सर, तो ब्रेल लिपि का यूज़ मैंने 10th के बाद से किया ही नहीं है। वाह। तो 11th से मैंने फ़ोन ले लिया था और फिर सारा कुछ ऑनलाइन ही किया मैंने, फ़ोन और लैपटॉप से ही। जी। तो प्रीलिम्स की तैयारी और जो मेंस की तैयारी, सारी तैयारी मैंने यूपीएससी की ऑनलाइन ही की है। हम्म। हम्म। तो तैयारी कैसे की, हमारे कंप्यूटर और फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको कहते हैं हम लोग स्क्रीन रीडर। मतलब जो भी स्क्रीन पे लिखा होता है वो उसको रीड करके सुनाता है। मैं जी। स्क्रॉल करूंगा और वो रीड करेगा। जी। तो इसी तरीके से मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की है। या आपने मोबाइल में भी इसको इंस्टॉल किया? जी, हर किसी के मोबाइल, इवन आपके फ़ोन में भी है ये फीचर, सबके फ़ोन में होता सिर्फ है। उस फीचर को आपको एक्टिवेट करना है बस। बस करेक्ट। जी। तो इससे आप वो सारी चीज़ें सुन पाते थे। बिल्कुल। तो ये तैयारी आपने शुरू की, और प्रीलिम्स आपको, मुझे लगता है करंट अफेयर्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। आपका इंटरव्यू में जो पढ़ रहा था उसमें आपने मेंशन किया था कि काफ़ी आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, ये काफ़ी जानने में आपकी रुचि रहती थी। जी सर, यूपीएससी की हम्म। अगर आप तैयारी करें तो आपको मल्टी डायमेंशनल लेना पड़ता है। आपको हर चीज़ की जानकारी होनी, सब हर चीज़ के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी ही चाहिए यूपीएससी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। जी। तो सर मेरे पास तो टाइम बहुत ही कम था। मैंने अपने 5th ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। हम्म। और नेशनल लॉ स्कूल अकेडमिकली काफ़ी हेक्टिक होता है। हम्म। तो तैयारी के लिए बहुत कम टाइम मिलता था। तो जो कोचिंग्स के मॉक टेस्ट होते थे, हम्म। मैं बस उनको सॉल्व करता था और उनके सॉल्यूशंस पढ़ के अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता था। जो नॉर्मल एस्पिरेंट होते हैं जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, वो हम्म। किताबें पढ़ने का मेरे पास टाइम ही नहीं था। हम्म। तो बस एमसीक्यू सॉल्व किए हम्म। और उनके सॉल्यूशंस पढ़े, उसी के बेसिस पे प्रीलिम्स किया मैंने क्लियर। वाह। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा होगा, बट ईश्वर साथ रहे और सब सही हुआ। बहुत ही बढ़िया। और 173वीं रैंक, नॉट बैड सर, बहुत ज़बरदस्त है ये अचीवमेंट, क्योंकि पहला अटेम्प्ट, तैयारी के लिए भी आपको बहुत मुकम्मल मौका नहीं मिला। सब्जेक्ट्स क्या क्या थे आपके? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, सोशियोलॉजी था। समाजशास्त्र। जी। जी जी। और मीडियम आपने क्या अटेम्प्ट किया, हिंदी किया या अंग्रेज़ी किया? सर, प्रीलिम्स और मेंस में मेरा इंग्लिश मीडियम था और हाँ, इंटरव्यू में मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम था। जी। जी तो सोशियोलॉजी के साथ आप आगे बढ़े, तो कितने मार्क्स आए आपके रिटर्न में? सर, मेंस में मेरे 791 नंबर थे और इंटरव्यू मेरे 195 थे स्कोर। तो टोटल 986 मार्क्स थे मेरे। 986। तो इंटरव्यू में जब आप गए तो किस तरह की एक तैयारी आपने की, और थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि इंटरव्यू बोर्ड से बातचीत जो आपकी हुई तो किस तरह के सवाल जवाब थे वो? आ, सर मोस्टली मेरे जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरपर्सन थे वो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला थे। हम्म। ही हम्म। इज़ रिटायर्ड आर्मी जनरल। हम्म। तो उसके बाद मतलब जब मेरा इंटरव्यू था उसके 10 मिनट पहले, जब मैं जाने वाला था रूम के अंदर, बोर्ड हम्म। रूम के अंदर, हम्म। तो मुझे याद है कि मैं गाने गा रहा था क्योंकि मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी। अच्छा। क्योंकि इतनी आगे आके हाँ। आपको डर लगता है कि यहाँ से आके पीछे नहीं जा सकते वरना एक साल और बर्बाद हो जाएगा। जी। तो उस टाइम बहुत नर्वसनेस हो रही थी और नर्वसनेस मिटाने का एक तरीका था कि मैं गाने गाऊँ या जो भी मुझे अच्छा लगता है वो करूँ। हम्म। और मैं कहता हूँ हर एस्पिरेंट को यही करना चाहिए कि अगर आप किसी भी एग्जाम के पहले आप नर्वसनेस फील करते हैं तो वो एक्टिविटी कीजिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती हो। बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो इंटरव्यू में मेरा सबसे प्लस पॉइंट यही था कि पूरे इंटरव्यू के दौरान मैं नर्वस नहीं हुआ एक बार भी। हम्म। और अगर मुझे कुछ नहीं आता था, ऐसा 2-3 बार हुआ कि मुझे नहीं आती थी चीज़ें, हम्म। तो तो मैंने बेहिचक उनको कह दिया कि सर मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम्म। क्योंकि वहाँ पे जाके एम्बेरस्ड होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप ऑनेस्टली एडमिट कर लीजिए कि आपको नहीं हम्म। आता है कुछ। हम्म। 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 कौन सा गाना तो गुनगुना रहे थे आप जब इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे तब? जी, संदेश से आते हैं बॉर्डर का गाना। हाँ, जी मेरा भी बड़ा फेवरेट गाना है ये। जी, जी जी बहुत फेवरेट गाना है। और मैं थोड़ी सीटी भी बजाता हूँ अक्षर जी। तो मैं अक्सर जब ड्राइव कर रहा होता हूँ या बहुत तनाव रहता है जब, क्योंकि जर्नलिज्म में अच्छा, भी टेंशन बहुत रहते हैं, बिल्कुल सही बात। तो मैं, उतना सुरीला मेरा कंठ तो नहीं है, गला तो उतना सुरीला नहीं है, बुरा भी नहीं है, जी। लेकिन अच्छा सीटी मेरी अच्छी है। जी।
सीटी अच्छी है एक बार मेरी। सुना दीजिए। जी, पहले आप सुना दीजिए, फिर मैं अटेम्प्ट लेता हूँ। है गुजरने वाली हवा, बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, हाँ हाँ मेरे दोस्तों को सलाम दे। हाँ 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 हाँ। अरे साहब, थोड़ा और गुनगुनाइए ना, आप तो बेहिचक सुरीले हैं सर। थोड़ा वहीं थोड़ी दूर पे है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। जरा ये यही तो है असली जी। ये पूरा कर लीजिए, ये फिर मैं कोशिश करता हूँ। मेरे गांव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। आहा 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 आहा। हम सब इस समय मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया अक्षत, क्योंकि मैं अपनी माँ का ध्यान तो कर ही रहा था जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपकी माता जी के बारे में भी सोच रहा था कि जी सर। एक माँ, एक पिता किस तरह से एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए वो आगे बढ़ते हैं। अब आप कहें तो मैं भी थोड़ा नहीं, सीटी में गुनगुना दूं यही गीत। निश्चित रूप से। जी वाह, बिल्कुल। धन्यवाद। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ सर। ठीक रहा अक्षत जी? सर मैं ठीक था आपको सुन सर? ही नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। अरे चलिए, आप सुन नहीं पाए? नहीं आवाज़ आ सर, रही है आपकी मेरी? आवाज़ ही नहीं आई। अच्छा आप अच्छा बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन उस समय आपकी अच्छा। आवाज़ चलिए, नहीं आई। ये प्रोग्राम जब आप कोई बात सुनेंगे नहीं। तब ज़रूर उसको बिल्कुल सुनिएगा। बिल्कुल। मैंने कोशिश की है कि आपके जितना ही सुरीला बिल्कुल। मेरी सीटी का स्वर हो। पता नहीं कामयाब हो पाया कि नहीं हो पाया। मैं एक दो मैं बिल्कुल सवालों के सर को साथ सुनने के लिए। कंक्लूड करूंगा। हम्म, जी अब सर। आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां लोगों के लिए आप रोशनी बन सकते हैं, बनेंगे आप। उनकी ज़िंदगी को एक दिशा दे सकते हैं, ख़ासतौर से समाज का वो तबका जिसे बहुत ज़रूरत है। तो क्या मन में इरादे हैं अक्षत आपके, कैसे आगे बढ़ेंगे? हाँ, चुनौतियां ज़ाहिर तौर पर आप जानते हैं। एक तो आपसे बात करके मैं ये समझ पाया कि आप बहुत मजबूत मन के नौजवान हैं। आप ज़िंदगी की कड़वी, अच्छी बुरी सारी हकीकत से बहुत वाकिफ़ हैं। तो क्या आगे आपके इरादे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे एक अधिकारी के तौर पर? सर अभी मैं जानता नहीं हूँ कि मुझे पक्के तौर पे कौन सी सर्विस मिलने वाली है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी सर्विस मिलेगी इस देश में, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये देश मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। हम्म तो मुझे जो भी सर्विस मिलेगी और उस सर्विस में मुझे जो भी काम दिया जाएगा करने के लिए, हम्म मेरा बस यही है कि उस काम को मैं पूरी सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी के साथ करूँ और ईमानदारी के साथ करूँ। तो बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज़ की तो कोई कमी है ही नहीं, तो जहाँ हम्म भी मौका दिया जाएगा हम्म मुझे सरकार द्वारा, वहाँ पे अपना बेस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। क्या अभी तक जो बात हुई आपकी जानकार लोगों से, सर्विसेज में क्या आईपीएस के ज़्यादा चांस है मिलने के, आईआरएस के? किस किस तरह की बात सुनने को मिली आपको? यार मेरे चांसेस हैं, या तो मुझे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिलेगी, सीएजी के अंडर जो ऑफिस होता है, सीएजी का ऑफिस में, जी, या फिर आईएएस मिल भी सकता है, आईएएस भी मिल सकता है। मिल सकता है। बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी उसके लिए भी।
जी कि वो भी आपको मिले। जी और हम ये भी चाहेंगे कि कभी मध्य प्रदेश भी आप जिस भी रूप में लौटें, चाहे वो जी डेपुटेशन हो या हो सकता है कि आपकी जीवन संगिनी जो हो उनके माध्यम से कोई रास्ता खुले, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो भी जी होगा बहुत अच्छा होगा, अनुकूल होगा। कंक्लूड करते हुए आपसे जानना चाहूँगा कि हम में से बहुत से लोग हैं अक्षत, जिनको ईश्वर का दिया सब कुछ है। उनके जीवन जी में कमी अगर किसी चीज़ की है तो वो कमी है हौसले की। उनके पास जी पैसा है, उनके पास पढ़ाई लिखाई के अच्छे साधन हैं, उनके व्यक्तित्व में या उनके शरीर में भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसकी वजह से उन्हें उन चुनौतियों का सामना करना पड़े जैसा आपने किया। लेकिन उसके बाद भी वो दुखी होते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि ईश्वर हमारे प्रति उतना दयालु नहीं है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे युवाओं से आप क्या जी कहेंगे? जी। सर, देखिए ऐसा है कि किस्मत का होता होगा, किसी की किस्मत खराब होती होगी, या किसी किस्मत का आपकी लाइफ में 20-25% रोल होता रोल होगा, ये होता मैं है। मानता हूँ। जी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फैक्टर मैटर करता है वो है आपकी रेजिलियंस। दो तरह के लोग होते हैं। अगर आप ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आप ठीक है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो जेन्युइनली आपका कुछ नहीं ही हो पाएगा। हम्म। 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 तो मैटर ये करता है कि आप रेजिलियंस कितने होते हैं, आप लड़ाई कितनी कर सकते हैं। क्या बात है, वाह। हम्म। हम्म। तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर लक, किस्मत पर रोने से बेटर है कि कोशिश कीजिए कि आप लड़ते रहें। जब तक आप में क्षमता है, जब तक दम है, तब तक हम्म। लड़ने की कोशिश कीजिए। हम्म। और निश्चित तौर पर यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही कि न दैन्यम न पलायनम। हे अर्जुन, जी न दीनता दिखानी है, न गिड़गिड़ाना है, न रोना है, न परेशान होना है, और हम्म न ही यहाँ से भाग जाना है। विकल्प जी यही है कि यहीं डटे रहो एंड फाइट इट आउट। लड़ो, इस करेक्ट। संग्राम को लड़ो और अपनी वीरता से इसे सुलझाने की कोशिश करो, या वीरता की बलिवेदी पर शहीद हो जाओ, आगे बढ़ हाँ, जाओ। वही क्या ही होगा, ज्यादा ज्यादा फेल हो जाएंगे, वापस उठेंगे, बहुत फिर बढ़िया, लड़ेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत आनंद आया जी, अक्षत आपसे बात करके, और आपके माता पिता को मैं यहीं मुझे से भी। प्रणाम कर रहा हूँ। उनको जी बहुत बहुत प्रणाम बोलिएगा मेरा, क्योंकि आपके असली कोच और नायक आपके माता पिता हैं, जिन्होंने कभी ये जी मैं महसूस मेरी ही। जी हाँ, बोलिए बोलिए। आप अगर आज्ञा दे तो मैं अपनी मम्मी को इनवाइट कर सकता हूँ यहाँ मैं पे मैं एक चाह मिनट। रहा था, ये मेरे मन की बात आपने कर दी। जी, बुलाइए कृपया करके। मम्मी, आ जाओ। मेरे मन की बात आपने सुन ली। जी। जी जी जी, एक हाँ। मिनट बस। एक मिनट। आप ये मेरी आप मम्मी। आप सुन पा रही हैं मुझे? नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं पहले तो आपको बहुत बहुत भाव से प्रणाम कर रहा हूं आपको, कि आपने धन्यवाद अपने सर। पुत्र को, अपने जीवन साथी यानी इनके पिता के अद्भुत सहयोग से जहां पहुंचा दिया है। आप दोनों हर माता पिता के लिए एक मिसाल हैं। तो एक छोटी टिप्पणी आपकी भी बनती है। क्या कहेंगी आप माता पिता से, आप जिनके यहाँ कई बच्चों में कोई चुनौती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, समस्या है तो सिर्फ मन की है, मस्तिष्क की है, लेकिन आपको प्रणाम है। क्या कहेंगे ऐसे माता पिता से कि वो आगे बढ़ें, अपने बच्चे के साथ चट्टान की तरह खड़े रहें? जी। सर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हर माँ बाप को अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, और हम्म। बच्चा क्या करना चाहता है उसका थोड़ा सुने, फिर उसका सपोर्ट करें। वाह 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 वाह। तो आपने अपने मन को बहुत मजबूत किया, और आज अक्षत को मैं देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अभी धुरंधर देखी है पार्ट 1 पार्ट 2, और अक्षत जी भी ज़रूर उसको सुनेंगे, उस मूवी को तो महसूस करेंगे। लेकिन ये तो जी जी धुरंधर धुरंधर हैं भाई, इनको तो मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मतलब ये इतने मजबूत मन के हैं कि धुरंधर भी कहीं पीछे नहीं लगते, रणवीर सिंह भी इनके सामने कुछ नहीं है। जरा ये भी मुझे बताइए कि इस पूरी जर्नी में ये इतने मजबूत होते चले गए, तो पिताजी का ज़्यादा योगदान रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, क्योंकि ये हम नवरात्रि में बात कर रहे हैं, मातृशक्ति और नारी शक्ति, यानी आपका अद्भुत योगदान रहा है इसमें। जी। जी जी सर, मेरा योगदान काफी अच्छा रहा इसको। जी। जी।
जी, वाह जी, वाह। पहले से ही मैं इसका सपोर्ट करते आई हूँ। हर चीज पहले रिकॉर्डिंग वगैरह करके देती थी, उसके बाद जी। 12th में इसका क्लैट की एग्जाम में हम्म। सारी सा- एडिटिंग वगैरह करके देना इसका क्लैट की तैयारी के लिए। जी जी। तो आप और अभी इसमें तो LIC मैंने का कुछ, काम करती रही हैं आप। हम्म। हाँ जी सर। हम्म। जी जी। और एक ही जी बेटा है आप दोनों का? हाँ, एक बेटा और एक बेटी। बिटिया हैं। तो कमाल जी है, सर, और बिटिया बिटिया भी बड़ी बहुत है। बहुत आगे बढ़ेंगी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप दोनों का, और बहुत ढेर सारी धन्यवाद शुभकामनाएं सर। देता हूं। आप हमारे मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, और आप जैसी माता नवरात्रि में प्रणम्य हैं कि इतने साहस के धन्यवाद साथ ले सर। गए। अक्षत जी, बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये दिव्य शक्ति से हमारी भेंट करा दी। बहुत धन्यवाद आपको धन्यवाद सर, अक्षत जी वैसे कि आपसे बात आपने करके। माता जी से हमारी मुलाकात करा दी दर्शकों की। जी, जी जी। बहुत जी धन्यवाद, सर, और बहुत सुरीला धन्यवाद। कंठ है आपका। और कृपया करके गाते रहिएगा, क्योंकि गाना बहुत तनाव कम करता है, और आपको तो ईश्वर बिल्कुल प्रदत्त है। बिल्कुल। जी। और कोई फेवरेट सॉन्ग आ, है तो जाते जाते वो भी सुना दीजिए, इसी पे कंक्लूड करते हैं। कोई फेवरेट जो सबसे प्रिय गीत हो आपका? अभी तो फिलहाल सर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है अचानक से, लेकिन बिल्कुल कभी अगली बार मुलाकात होती तो सोच के आऊंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने जो गीत हाँ सुनाया वो भी आपके मन की तरफ इशारा करता है, संदेशे आते हैं। बड़ा सिंबॉलिक गीत है ये, और एक जी लड़ाकू और एक बिल्कुल योद्धा का गीत है, जो अपने बिल्कुल। गांव, अपनी गलियों, अपने माता पिता को याद कर रहा है। तो बताता है कि हमारा अक्षत कितना लड़ाकू है, फाइटर है। वाह अक्षत, वाह, अद्भुत हो अक्षत, आप अद्भुत हो। प्रणाम है आपको, बहुत धन्यवाद कि आप बंसल न्यूज़ के साथ जुड़े और बातचीत की, और धन्यवाद बहुत सर मुझे इनवाइट शुभकामनाएं। करने के लिए। बहुत बहुत जी शुभकामनाएं भविष्य के एक जांबाज अधिकारी के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे धन्यवाद। अक्षत। आपने देखा हमारे अपने इंदौर के, जिनकी अखिल भारतीय रैंकिंग 173 है यूपीएससी में। आईएएस भी मिल सकता है उनको। तो जाहिर तौर पर उनकी पूरी बातों को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि लड़िए, लड़िए और लड़िए। तो वो पेरेंट्स जो कई बार अपने बच्चों पर झुंझलाते हैं, नाराज़ होते हैं, खींचते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये पेरेंटिंग नहीं है। आपको बचपन से एक कोच की तरह बच्चे की अच्छी बातों को समझकर उसे आगे ले जाना होगा, बढ़ाना होगा। और जो युवा हैं, अक्षत जी की चुनौतियां आपने देखी कि 11वीं के बाद वो एक नॉर्मल, जबकि सिस्टम में कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो एक नॉर्मल, कोई उन्होंने ब्रेल और इस तरह की चीज़ों का कोई साथ नहीं लिया। मोबाइल एप्लीकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो एक चीज़ होती है कि आपको वही चीज़ जो कही गई है वो आप उसका जो लिखी हुई है उसका ऑडियो सुन सकते हो, उस फीचर को एनेबल करके वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहे। उनके दोस्तों ने मदद की, लेकिन सबसे बड़ी उनकी प्रेरणा स्रोत रही हैं उनकी माताजी, और माताजी के साथ पिताजी। तो हमारी इस खास पेशकश अद्भुत अक्षत में इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।